वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे बीए तृतीय वर्ष पंचम सेमेस्टर के नवीनतम पाठ्यक्रम के बारे में, जो कि हिंदी साहित्य का होगा। हिंदी साहित्य जो छात्राएं लिए हुए हैं, फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा दे चुके हैं या अभी नहीं भी दिया है और वो जानना चाह रहे हैं कि आखिरकार हमको फिफ्थ सेमेस्टर में क्या पढ़ना है, कितने पेपर होंगे फिफ्थ सेमेस्टर में और किस तरीके का प्रश्न पत्र आएगा या नाना प्रकार के तमाम प्रकार के प्रश्न आपके दिमाग में चल रहे होंगे, तो उन समस्त चीज़ों का निपटारा करने का प्रयास इस वीडियो के माध्यम से किया जाएगा। तो आप सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लाइक करेंगे, शेयर करेंगे सभी दोस्तों के पास अपने, और चैनल पर सब्सक्राइब चैनल पर अगर आप आ गए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इन सभी टॉपिक से रिलेटेड कुछ वीडियोस मैं आपको देने का प्रयास करूंगा। 14 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो बनाऊंगा और उन टॉपिक्स पर चर्चा भी मैं करता हूं। आपको बता दूं कि बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग फिफ्थ सेमेस्टर के सिलेबस को कवर करने वाले हैं। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको विधिवत जानकारी मिलेगी, ठीक है। तो खास करके फिफ्थ सेमेस्टर की जब हम बात करते हैं तो फिफ्थ सेमेस्टर में आपको बड़ी विधिवत तरीके से ही नहीं बल्कि आपको बहुत ही बारीकी से आपको पढ़ना पड़ेगा। इसलिए मैं विधिवत और बारीकी बोल रहा हूँ, चूँकि आपको अब साहित्य के बारे में नहीं पढ़ना, साहित्य किन पहलुओं से तैयार होता है और साहित्य की पृष्ठभूमि से लेकर के साहित्य के इतिहास के बारे में जानने का प्रयास तो आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में किया ही था, लेकिन साहित्य रचने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है और इसको लेकर के जो भारतीय विद्वान हैं यानी भारतीय काव्यशास्त्री हैं और जो पाश्चात्य काव्यशास्त्री हैं, दोनों के सिद्धांतों के बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। कुल मिलाकर के अगर मैं आपको बताऊं तो साहित्य शास्त्र और हिंदी आलोचना के बारे में आपको पढ़ना है पेपर 1 के अंतर्गत। यहाँ पर आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये ध्यान देनी है कि पेपर 1 और पेपर 2 आपको बता दूं, अभी तक आप लोग जैसे कि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय या लखनऊ विश्वविद्यालय को अगर छोड़ दिया जाए, एक आध दो विश्वविद्यालय को, तो बाकी सभी विश्वविद्यालयों की जो परीक्षाएं हो रही थी वो एक सेमेस्टर में एक ही पेपर होता था। लेकिन अब क्या होगा फिफ्थ सेमेस्टर में, जैसे पहले होता था, नियम ये था ईयरली एग्जामिनेशन का कि जब आप थर्ड ईयर में जाते थे तो पहले यानी कि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में होते थे तो आपको एक सब्जेक्ट के 2 पेपर देने होते थे और साल में एक बार परीक्षा होती थी। लेकिन सेमेस्टर परीक्षा लागू हुई, अच्छा वहीं ईयरली एग्जामिनेशन में जब थर्ड ईयर की आप परीक्षा देते थे तो उसमें एक सब्जेक्ट के 3 पेपर देने होते थे, एक सब्जेक्ट आपको कम पढ़ना पड़ता था। तो अब की बार क्या हुआ है, ईयरली एग्जामिनेशन को हटा दें, अब आ जाते हैं नवीनतम एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग, यानी 2020 में जो परीक्षा की जो संशोधित नीति आई शिक्षा की, उस नीति के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो उस नीति में क्या किया गया है कि जब आप थर्ड ईयर में जाते हैं अर्थात तृतीय वर्ष में जाते हैं, अब तृतीय वर्ष में 2 सेमेस्टर आपको पढ़ना पड़ेगा, एक पंचम सेमेस्टर और एक षष्ठ सेमेस्टर, अर्थात एक फिफ्थ सेमेस्टर एंड एक आपका सिक्स्थ सेमेस्टर। तो फिफ्थ सेमेस्टर में आपको एक सब्जेक्ट के 2 पेपर देने हैं। कितने सब्जेक्ट के? एक सब्जेक्ट के 2 पेपर देने हैं। और इस प्रकार से आप देखिएगा, जैसे कि मैं आज बात कर रहा हूं हिंदी साहित्य की, तो हिंदी में आपको पढ़ना पड़ेगा साहित्य शास्त्र और हिंदी आलोचना के बारे में। वहीं अगर बात की है पेपर 2 की, तो पेपर 2 के अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है भैया? पेपर 2 के अंतर्गत आपको पढ़ना पड़ेगा हिंदी का राष्ट्रीय काव्य। हिंदी का राष्ट्रीय काव्य आप पेपर 2 में पढ़ेंगे, जबकि पेपर 1 के अंतर्गत आप पढ़ेंगे साहित्य शास्त्र और हिंदी आलोचना के बारे में। आज का जो वीडियो है, आज का जो सिलेबस है, ये सिलेबस है पेपर 1 का हिंदी के बीए फिफ्थ सेमेस्टर का साहित्य शास्त्र और हिंदी आलोचना। साहित्य शास्त्र और हिंदी आलोचना के सिलेबस की अगर बात की जाए तो 8 इकाइयों में आपका सिलेबस बटा हुआ है और उसी 8 इकाइयों के सिलेबस को हम थोड़ा बहुत जानने का प्रयास करेंगे। आखिरकार सिलेबस के अंतर्गत आपको और हमको पढ़ना क्या क्या है, आपको पढ़ना क्या है, हमको पढ़ाना क्या है, और दोनों लोग अगर साथ देंगे, आइए चले मिला के हाथ महत्वपूर्ण पॉइंट्स के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक्स के साथ। तो शुक्ला स्टडी पॉइंट आपके साथ हमेशा हाथ से हाथ मिला करके, कंधे से कंधा मिला करके आगे बढ़ा है। और उसी तरीके से सबसे पहले आपको बता दूं आपके सिलेबस को लेकर के आया हूं, तो आप लोग वीडियो को शेयर अवश्य करेंगे। अब चले मैं तीव्र गति से आगे बढ़ने का प्रयास करता हूं और इन 8 इकाइयों को विस्तार से जानने का प्रयास करता हूं। बीए तृतीय वर्ष पंचम सेमेस्टर की अगर बात करें 2023-24 में जो परीक्षाएं संपन्न होने वाली है, आने वाले और भी जैसे कि नवीनतम पाठ्यक्रम तो है, तो ये नई शिक्षा नीति के अनुसार जो पाठ्यक्रम है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। ये लगभग
स्टेट ही नहीं बल्कि अधिकतर विश्वविद्यालय अदर स्टेट में भी, जैसे बिहार में, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, या वहाँ तक झारखंड तक नहीं, लेकिन फिर भी आप उत्तराखंड में आप जाइएगा, आप अलग गुजराती में भी बहुत सारे बच्चे हमसे पढ़ते हैं, तो वो वहाँ तक के सिलेबस में आप देखिएगा कुछ कुछ आपको हिंदी में तो यही पढ़ना पड़ेगा। हिंदी में लगभग आपको यही पढ़ना है, प्रत्येक विश्वविद्यालय की मैं बात कर रहा हूँ। तो आइए चर्चा करने का प्रयास करते हैं। 2023, 24, 25, 26, 27, 28 ये सिलेबस अभी रहेगा, लंबे तक रहेगा। तो आप ये सिलेबस नोट डाउन कर सकते हैं अपनी कॉपी में। हालांकि यहाँ पर दिया हुआ, मैं स्क्रीनशॉट लेने का समय आपको दूंगा और आप समय मतलब कि जब समय दूंगा तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आप आसानी से नोट कर सकते हैं। अपने कॉपी पेन उठा लीजिएगा, उसमें नोट कर लीजिएगा इन टॉपिक्स को, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए पहली इकाई की अगर बात की जाए, फर्स्ट यूनिट, इसमें आपको पढ़ना है भारतीय काव्य शास्त्र के बारे में। भारतीय काव्य शास्त्र की जब हम बात करते हैं तो भारतीय काव्य शास्त्र की शुरुआत, मतलब कि भारतीय काव्य शास्त्र कहने का मतलब सीधा सीधा होता है संस्कृत काव्य शास्त्र। क्योंकि भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी भैया? संस्कृत है। और संस्कृत के विषय में कहा भी जाता है कि भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादयपि सुभाषितम। अर्थात भाषाओं में मुख्य, मधुर एवं देववाणी कही जाती है संस्कृत। और उस संस्कृत में जो वर्णित छंद हैं, जो उसमें जो शब्द वर्णित हैं, जो उसमें काव्य हैं, वो मधुर है, समझने योग्य है। संस्कृत देववाणी कही जाती है। तो संस्कृत से ही चूंकि सबसे पहले काव्य शास्त्र का उदय हुआ, इसीलिए जब हम बात करते हैं भारतीय काव्य शास्त्र की तो सबसे पहले हमारा ध्यान जाता है संस्कृत काव्य शास्त्र पर। और संस्कृत काव्य शास्त्र चूंकि हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य, और हिंदी साहित्य के बनने की प्रक्रिया संस्कृत से ही शुरू होती है। अर्थात संस्कृत जो होती है वो आदि भाषा है, वो भारतीय भाषाओं की जननी है। तो आपको बता दूं, चूंकि संस्कृत सबसे पहले, संस्कृत के बाद में पाली, पाली से बनी प्रकृत, प्रकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से कुछ छुटपुट इलाकों में अवहट्ट, और अवहट्ट और अपभ्रंश के मेल से आपको पता होगा बनी हिंदी अपनी। अच्छा, हिंदी नहीं बनी डायरेक्ट, हिंदी की बोलियों का विकास हुआ। जैसे कि आप देखते हैं अर्ध मागधी से पूर्वी हिंदी, मागधी से बिहारी हिंदी का निर्माण, पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी 3 भाषाओं को आप देखते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से बिहारी हिंदी में आप मगही, मैथिली और भोजपुरी का नाम आप सुनते हैं। भोजपुरी में तो सिनेमा भी है। तो कहीं ना कहीं पे ये सारी चीज़ें जो आप जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, और आज जो हम खड़ी बोली में बात कर रहे हैं, हिंदी में बोल रहे हैं, ये सभी बोलियों का, अब देखिए पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, इन सभी हिंदी जो हिंदी की बोलियों का विकास हुआ है वो अपभ्रंश के जो क्षेत्रीय अपभ्रंश थे उन्हीं के परिणाम स्वरूप हुआ है। और इसीलिए चूंकि अपभ्रंश, अवहट्ट, पाली, प्राकृत, इन सभी से जो मतलब इन सभी में जो शब्द हैं या जो चीज़ें आई या जो नियमबद्ध तरीके हैं वो सब कहीं ना कहीं पे संस्कृत से ही लिए गए हैं। तो इसीलिए संस्कृत के काव्य शास्त्र को पहले समझेंगे, चूंकि सबसे पहले बात संस्कृत काव्य शास्त्र की ही होती है किसी काव्य शास्त्र की अगर बात करें तो भारतीय काव्य शास्त्र। तो भारतीय काव्य शास्त्र का मतलब संस्कृत काव्य शास्त्र। काव्य शास्त्र के अंतर्गत आप काव्य का प्रयोजन, मतलब काव्य क्यों किया जाता है, सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है? काव्य प्रयोजन। प्रयोजन का मतलब क्या होता है? काव्य क्यों किया जाता है, काव्य का आयोजन क्यों किया जाता है, और काव्य का आयोजन अगर किया जाता है तो कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है, कहाँ से किया जाता है, किन तथ्यों के साथ किया जाता है, तमाम प्रकार की चीज़ों के बारे में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। इसके बाद में काव्य लक्षण के बारे में जानेंगे, यानी कि जब आप काव्य की रचना करेंगे तो काव्य के कुछ सिम्टम्स होंगे, कुछ लक्षण होंगे, तो उन लक्षणों के बारे में भी जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार काव्य किन किन लक्षणों की कसौटियों पर खरा उतरता है और उतरना चाहिए किसी काव्य को। अगर कोई व्यक्ति कोई काव्य लिख रहा है तो वो काव्य लिखते समय किन किन लक्षण को ध्यान में रख करके काव्य को लिख सकता है, या काव्य के बारे में कुछ कह सकता है, या काव्य की विशेषताओं को बता सकता है। तो इसके बारे में जानने का प्रयास। इसके बाद में हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे काव्य हेतु। काव्य हेतु मतलब काव्य करने की जो प्रेरणा देते हैं, काव्य हेतु, काव्य के तत्व जो होते हैं वो सब काव्य हेतु के अंतर्गत। काव्य का स्वरूप मतलब स्ट्रक्चर जो होता है पोइट्री का वो कैसा होना चाहिए, तो काव्य का स्वरूप कैसा होना चाहिए, ये सारी बातें भारतीय पाश्चात्य शास्त्रियों ने, भारतीय काव्य शास्त्रियों ने दिया है। पाश्चात्य शास्त्री अलग हैं अभी, जैसे कि अरस्टो हो गए, कॉलरिज हो गए, वर्ड्सवर्थ हो गए, टी.एस. एलियट हैं, रिचर्ड्स हैं, इन सभी के बारे में जानना है। हालांकि पहले भारतीय काव्य शास्त्र के बारे में जानते हैं। तो भारतीय काव्य शास्त्र में काव्य की आत्मा,
अच्छा, काव्य की आत्मा को लेकर के अलग अलग विद्वान जैसे कि रस संप्रदाय के प्रणेता भरत मुनि हो गए, आचार्य वामन रीति संप्रदाय के प्रणेता हो गए, औचित्य संप्रदाय, वक्रोक्ति संप्रदाय, इसी प्रकार से अन्य संप्रदाय हैं। और अलग अलग संप्रदायों के जो प्रणेता आचार्य हैं उन्होंने काव्य की आत्मा अलग अलग स्वीकार की। कोई काव्य की आत्मा को रस बताता है कि रस काव्य की आत्मा रसस्यते असो इति रसः। कोई कहता है कि एक प्रकार से अलंकरोति इति अलंकाराः। इसके बाद में बताता है कि भाई अलंकार क्या है, अलंकार क्या है, अलंकार ही काव्य की आत्मा है। बहुत सारे लोग रस को काव्य की आत्मा बताते हैं, बहुत सारे लोग जो है ध्वनि को काव्य की आत्मा बताते हैं। जैसे कि आनंदवर्धन की अगर बात की जाए तो आनंदवर्धन जो है वो ध्वनि को एक प्रकार से काव्य की आत्मा बताते हैं। रीति को वामन काव्य की आत्मा बताते हैं कि भाई रीति काव्य की आत्मा है। आचार्य भरत मुनि रस को काव्य की आत्मा बताते हैं, ठीक है। आचार्य भामा जो है और एक प्रकार से भामा महोदय और भी तमाम सारे विद्वान हैं, उन लोगों ने सपोर्ट भी किया है। तो भामा महोदय अलंकार को बताते हैं कि भाई ये काव्य की आत्मा है। इसी प्रकार से नाना प्रकार के जो भारतीय काव्य शास्त्री हैं वो लोग अपने अपने सिद्धांतों को आगे बढ़ाते हैं और अपने अपने हिसाब से काव्य की आत्मा अलग अलग तत्वों को, अलग अलग चीज़ों को बताते हैं, ठीक है। उसमें मैंने कई विद्वानों के नाम आपको बता दिए, ठीक है। बहुत सारे लोग वक्रोक्ति को बताते हैं, ठीक है। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं अगले चैप्टर में आपको क्या पढ़ना। तो काव्य की आत्मा को लेकर के बड़ा सारा डिबेट है और इसको लेकर के अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से चीज़ों को बताया है। अब दूसरा जो टॉपिक आपका आता है वो टॉपिक आपका कौन सा भाई, दूसरा जो टॉपिक है आपका उसकी अगर बात की जाए तो दूसरा टॉपिक है आपका जो है जैसे कि भारतीय काव्यशास्त्र की अगर बात की जाए तो भरत मुनि से लेकर के पंडित जगन्नाथ तक लगभग आप देखते हैं 1500 वर्ष का समय हो जाता है, लगभग 1500 वर्षों का समय हो जाता है। और इन 1500 वर्षों में भारतीय काव्यशास्त्र का उदय होता है, भारतीय काव्यशास्त्र का विकास होता है और भारतीय काव्यशास्त्र एक प्रकार से अपने उच्च कोटि के स्तर को धारण किए हुए होता है। तो उसी इन्हीं 1500 यानी कि लगभग 1500 वर्षों का इतिहास जो है या 1500 वर्षों का जो इतिहास है ये कहीं ना कहीं पे भारतीय काव्यशास्त्र या संस्कृत काव्यशास्त्र में मुश्किल से 6 संप्रदाय इसमें मुख्य रूप से आते हैं। कितने संप्रदाय भैया? 6 संप्रदायों की बात करते हैं और इन 6 संप्रदायों को 6 बढ़िया विद्वानों ने या उच्च कोटि के विद्वानों ने इसके प्रणेता मतलब इसका प्रणयन किया, इसके प्रणेता आचार्य रहे हैं। तो वो 6 संप्रदाय जो हैं वो भारतीय काव्य सिद्धांत के नाम से जाने जाते हैं और ये 6 सिद्धांत हैं जो कि बड़े फेमस हैं। सबसे पहले आता है रस सिद्धांत, फिर रीति, उसके बाद में अलंकार, फिर ध्वनि, फिर वक्रोक्ति, फिर औचित्य और इनके प्रणेता भी अलग अलग हैं, ठीक है। आपको बता दूं जैसे अलंकार सिद्धांत की अगर आप बात करेंगे तो अलंकार सिद्धांत जो है उसके प्रणेता आचार्य कौन है भैया? अलंकार संप्रदाय की अगर बात की जाए तो अलंकार संप्रदाय के प्रणेता आचार्य हैं कौन भाई? भामा, ठीक है। आचार्य भामा जो हैं वो अलंकार संप्रदाय के प्रणेता आचार्य हैं। रीति संप्रदाय की बात की है, जहाँ पर रीति की अगर बात करें हम, रीति की तो वामन रीति आपको पता होगा। रीति की बात अगर कोई करे रीति तो रीति माने वामन रीति, ठीक है। इसे आप ध्यान रख लीजिएगा, वामन रीति, वामन रीति, वामन रीति, ऐसे 4-5 बार बोलेंगे वामन रीति। यानी कि वामन आचार्य वामन महोदय ने रीति संप्रदाय का एक प्रकार से रीति सिद्धांत को दिया। रीति संप्रदाय के प्रणेता आचार्य हैं आचार्य वामन। अलंकार संप्रदाय के प्रणेता आचार्य भामा। अच्छा, रीति को काव्य की आत्मा वामन स्वीकार करते हैं, अलंकार को काव्य की आत्मा भामा स्वीकार करते हैं। तो ये सब थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। बात की जाए रस सिद्धांत की तो रस सिद्धांत सबसे प्राचीन है। रस सिद्धांत जो है आचार्य भरत मुनि का आप लोगों ने नाम सुना होगा, भरत मुनि, ठीक है। तो भरत मुनि की अगर बात की जाए तो भरत मुनि बहुत सबसे पहले एक प्रकार से विद्वान है भारतीय काव्यशास्त्री, सबसे प्राचीन भारतीय काव्यशास्त्रियों की अगर बात होती तो भरत मुनि का नाम आता है। और रस को काव्य की आत्मा स्वीकार करते हैं भरत मुनि। ध्वनि के बारे में जब भी बात होती, ध्वनि के बारे में या किसी भी उसमें ध्वनि की अगर बात होती तो ध्वनि में आता है नाम किसका भाई? आनंदवर्धन का। आनंदवर्धन की अगर बात की जाए, आनंदवर्धन, ठीक है। आनंदवर्धन भी एक आचार्य हैं और आनंदवर्धन ने ध्वनि संप्रदाय का प्रणयन किया। और बात की जाए अगला है वक्रोक्ति संप्रदाय। वक्रोक्ति संप्रदाय की बात की जाए तो आचार्य कुंतक का आप लोगों ने नाम सुना होगा। आचार्य कुंतक जो हैं ये वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रणेता आचार्य हैं और वक्रोक्ति जीवितम जो ग्रंथ है ये आचार्य कुंतक का ही है। इसके अलावा रस सिद्धांत के प्रणेता जो भरत मुनि, इनकी रचना है नाट्य शास्त्र, ठीक है, बड़ी फेमस रचना है।
और आचार्य भामा की रचना है काव्य अलंकार। काव्य अलंकार जो कि 6 भागों में बटी हुई, 6 परिच्छेदों में बटी हुई है, ठीक है। रीति संप्रदाय के प्रणेता आचार्य है बामन। बामन की रचना है काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति, 5 परिच्छेदों में बटी हुई वो रचना है, ठीक है। इसी प्रकार से ध्वनि संप्रदाय के प्रणेता आचार्य है आनंदवर्धन। आनंदवर्धन की रचना कौन सी है? ध्वन्यालोक। ध्वन्यालोक जो रचना है वो किसकी है? आनंदवर्धन की है। ध्वन्यालोक, जहाँ पर ध्वनि की बात हो वहाँ पर आनंदवर्धन, जहाँ पर रीति की बात हो वहाँ पर बामन, जहाँ पर अलंकार की बात हो भामा, जहाँ पर रस की बात करें तो भरत मुनि, जहाँ पर वक्रोक्ति की बात की है आचार्य कुंतक, और जहाँ पर बात की जाती है औचित्य की वहाँ नाम आता है किसका? औचित्य की अगर बात करें तो नाम आता है क्षेमेंद्र आचार्य का, यानी कि आचार्य क्षेमेंद्र का। तो यहाँ पर औचित्य में आप लिख देंगे क्षेमेंद्र, ठीक है। क्या लिख देंगे बाबू? क्षेमेंद्र लिख देंगे। अर्थात क्षेमेंद्र महोदय ने या क्षेमेंद्र आचार्य हैं और इन्होंने औचित्य सिद्धांत का प्रणयन किया। और क्षेमेंद्र की अगर बात की जाए तो क्षेमेंद्र बड़े अच्छे विद्वान हैं और औचित्य को एक प्रकार से इन्होंने काव्य के बारे में बताया और बड़े अच्छे तरीके से इन्होंने चीज़ों को बताया। इनकी रचना है कवि कंठाभरण, 10 अवतार चरित, औचित्य विचार चर्चा, ये आचार्य क्षेमेंद्र की रचनाएं हैं। तो ये भारतीय काव्य सिद्धांत है और भारतीय काव्य सिद्धांतों के बारे में, भारतीय काव्य संप्रदायों के बारे में और भारतीय काव्य शास्त्रियों के बारे में आपको पढ़ना है। मैं एक एक करके बताने का प्रयास करूँगा। जैसे एक दिन मैं भरत मुनि पर चर्चा कर लूँगा, रीति संप्रदाय के मतलब कि रस संप्रदाय को रिलेटेड चीज़ों को बारे में बता दूंगा। फिर उसके बाद में एक दिन हम बात कर लेंगे अलंकार संप्रदाय के बारे में, फिर रीति संप्रदाय के बारे में, फिर ध्वनि सिद्धांत के बारे में, फिर औचित्य, फिर एक प्रकार से वक्रोक्ति के बारे में, वक्रोक्ति संप्रदाय। तो इन सभी के बारे में हम एक एक दिन चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो इस प्रकार से ये 2 इकाइयों में आपको पढ़ना होता है भारतीय काव्य शास्त्र के बारे में। सबसे पहले भारतीय काव्य शास्त्र को मतलब काव्य को रचने के लिए प्रयोजन, उसका लक्षण, हेतु और स्वरूप और आत्मा, ये बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। इन सभी को जानने के बाद हम लोग भारतीय काव्य सिद्धांतों के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम जानेंगे रस सिद्धांत के बारे में, फिर अलंकार सिद्धांत के बारे में, फिर रीति, फिर ध्वनि, फिर औचित्य और फिर वक्रोक्ति, इन सभी के बारे में जानने का प्रयास। फिर उसके बाद में आप नाम आता है किसका भाई? इसके बाद में नाम आ जाता है भारतीय, मतलब अगला जो चैप्टर है आपका, अगली इकाई है, उस इकाई में आपको पढ़ना, तीसरी इकाई में आपको क्या पढ़ना है? साहित्य शास्त्रीय अवधारणाओं के बारे में आपको जानना है। साहित्य शास्त्रीय अवधारणाओं की अगर बात की जाए तो काव्य का रूप क्या होना चाहिए? सबसे पहली बात काव्य के रूप पर हम चर्चा करेंगे, काव्य रूप क्या क्या होते हैं और अलग अलग विद्वानों ने काव्य के कितने रूप बताए हैं। चूंकि अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग रूपों के बारे में चर्चा करी है, तो काव्य के कई रूप होते हैं और उन्हीं रूपों के बारे में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से विभाजन किया है, कैटेगराइज किया है। तो उनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। काव्य के कितने गुण होते हैं, तो काव्य के गुणों को लेकर के बहुत सारे विद्वान अपने अपने हिसाब से बताते हैं। खास करके भारतीय काव्य शास्त्रियों के जो एक प्रकार से कथन है, उनके कथनों के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। तो काव्य गुण कौन कौन से, उनके बारे में जानेंगे। इसके अलावा शब्द शक्ति, जैसे कि जो है भरत मुनि या फिर भामा या कुंतक या क्षेमेंद्र, ये सब अलग अलग तरीके से काव्य में शब्द शक्ति होती है। शब्द शक्ति मुख्य रूप से मैंने 3 प्रकार से आपको शब्द शक्ति एक होती है, जैसे कि आप लोग पढ़ते हैं व्याकरण में, हालांकि वो सब अब नई बताए गए हैं, लेकिन फिर भी यही 3 मेन होती हैं। एक तो अभिधा, एक लक्षणा और एक व्यंजना। ये 3 प्रकार की शब्द शक्तियाँ होती हैं, लेकिन अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से इसको विभाजित किया है और इसके बारे में बताया है। तो हमको पढ़ना शब्द शक्तियों के बारे में, और ये साहित्य शास्त्रीय अवधारणाएं है। एक कॉन्सेप्ट होता है साहित्य शास्त्र का, जिसमें आपको काव्य के रूप, काव्य का रूप, काव्य के गुण, शब्द शक्तियों से, चूंकि शब्द शक्ति जो होती है वो काव्य में एक प्रकार से बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती है। इसके अलावा काव्य में दोष भी होते हैं, काव्य दोष, काव्य हेतु, ये सब बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। और काव्य दोषों को लेकर के अलग अलग विद्वान काव्य में अलग अलग दोषों की बात करते हैं, ठीक है। तो काव्य में क्या क्या दोष होते हैं, या कोई रचना अगर लिखते समय इन दोषों को अगर ध्यान नहीं देता व्यक्ति, तो एक प्रकार से काव्य दोष और भी आ जाते हैं। तो काव्य दोष कहीं ना कहीं पे इनको खत्म करना चाहिए। जब काव्य दोष किसी रचना में नहीं होता, वो काव्य अच्छा माना जाता है। वो तो क्वालिटी, और देखिए यहाँ पर चूंकि आप काव्य के गुण के बारे में अगर जाने, तो काव्य के कुछ दोष भी होंगे, तो उन दोषों के बारे में भी आपको जानना है। तो इन सभी पर विस्तार से हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से जानने का प्रयास। अगला जो आपका इकाई है वो है चौथी इकाई। चौथी इकाई में आपको क्या पढ़ना है भैया? चौथी इकाई में आपको पढ़ना नाट्य शास्त्र के बारे में। नाट्य शास्त्र एक पुस्तक है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया।
नाट्यशास्त्र पुस्तक किसकी है भाई? आचार्य भरत मुनि की पुस्तक है नाट्यशास्त्र। और भरत मुनि की जो पुस्तक है वो रस सिद्धांत से रिलेटेड पुस्तक है। रस को वो काव्य की आत्मा स्वीकार करते हैं भरत मुनि। और अगर बात की जाए नाट्यशास्त्र की, तो उसमें नाट्यशास्त्र के बारे में तो जानना ही है, लेकिन नाट्यशास्त्र को भारतीय संदर्भ में हमको समझने का प्रयास करना है। जैसे भारतीय नाट्यशास्त्र के बारे में चर्चा करेंगे। भारतीय नाट्यशास्त्र का जो परिचय होगा, खास करके सामान्य परिचय, उसके सामान्य परिचय के बारे में जानेंगे। फिर आप देखते हैं नाट्यशास्त्र के अंतर्गत या किसी नाटक को रचना करते समय बहुत सारी चीज़ों का ध्यान देना होता है, और नाटक के बहुत सारे तत्व भी होते हैं, जैसे कि कहानी कला के तत्व या उपन्यास कला के तत्व होते हैं। जैसे कहानी में आपको बता दूं, एक तो कथानक होता है, एक उसमें कैरेक्टर जो होते चरित्र चित्रण होता है, तीसरा कथोकथन होता है, चौथा आपका होता है कि भाई किसी देश काल या वातावरण में कहानी लिखी गई है, कहाँ की है, तो वो स्थान का जिक्र होता है। फिर उसके बाद में और कहानी का कुछ उद्देश्य होता है कहानी लिखने का, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो होती हैं मिल करके तब एक कहानी का निर्माण होता है, एक उपन्यास का निर्माण होता है। ठीक इसी प्रकार से नाटक को लिखते समय भी नाटक में कई तत्वों का समावेश होता है, और उन्हीं तत्वों के बारे में आपको यहाँ पर जानना है नाट्यशास्त्र के अकॉर्डिंग। जैसे कि वृत्ति क्या होती है, ये नाट्यशास्त्र या नाटक का एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर होता है वृत्ति। अभिनय मतलब जो आपका एक प्रकार से जैसे चित्तवृत्ति या अभिवृत्ति जो होती है, एक प्रकार से किस समस्या को लेकर के या किस चीज़ को लेकर के नाटक लिखा गया है, ठीक है। अभिनय मतलब जो होता है, जैसे अभिनय मतलब कि एक्टिंग करना जिसको बोलते हैं, तो अभिनय होता है नाटक में, चूंकि मंचन होता है नाटक का, तो उसमें अभिनय किया जाता है। अच्छा, अभिनय किया जाएगा तो रूपक कुछ रूपकों को लेकर के किया जाएगा कि भाई इनके तरह का अभिनय करना, उनके तरह का अभिनय करना। वो कथा मतलब कि कुछ कथानक होता है, कुछ स्टोरी होती है जो कि वो पर्दे के पीछे कुछ और होता है, लेकिन पर्दे के आगे की एक स्टोरी बयां कर रहे होते हैं जो पात्र आते हैं। एक नेता यानी कि एक नायक होता है नाटक में, एक नायिका होती है यानी कि एक हीरो एक हीरोइन होता है, ठीक है। एक नेता दूसरा नेताइन होती है। तो ये मतलब जो नेता और नेताइन होते हैं, या जो नायक और नायिका होती हैं, या जो हीरो और हीरोइन होते हैं, या अभिनेता और अभिनेत्रियां जो होती हैं, ये सब क्या करती हैं, इन्हीं पर फोकस होता है और ये मंचन करती हैं। अच्छा, खास करके किसी नाटक का जो नायक बात बोल रहा है वो एक प्रकार से फैक्ट बात होती है, और वो बात एक प्रकार से लोगों को एक प्रकार से एक्सेप्ट करनी, मतलब कि जो नायक कह रहा है इसका मतलब सीधा सीधा वो लेखक कह रहा है, लेकिन जो उस नाटक का खलनायक कह रहा है, एक खलनायक भी पात्र होता है उसमें, जो एक प्रकार से गुंडा जिसको कहते हैं, तो जो विलेन होता है उसकी बातों पर ध्यान कोई नहीं देता है। विलेन चोरी करता है, डाका डालता है, लेकिन वो सामाजिक मूल्यों के खिलाफ काम करता है, इसीलिए उस पर कोई ध्यान नहीं देता, या उस पर ध्यान देते हैं लेकिन वैसा उसके ऐसा कोई बनने का प्रयास नहीं करते हैं। लोग हीरो जैसा ही बनने का प्रयास करते हैं। आजकल एक ट्रेंड आ चुका है कि भाई गुंडा देख करके लोग वेब सीरीज देख करके गुंडाई कर रहे हैं, कट्टा खरीद रहे हैं, तमाम प्रकार की चीज़ कर रहे हैं, तो गलत बात है ये बिल्कुल। हीरो को देख करके चीज़ों को करना चाहिए कि हीरो क्या क्या चीज़ें कर रहा है। हीरो मजबूरी में कोई चीज़ करता है, परिस्थिति में करता है। हीरो चोरी नहीं करता, हीरो बेईमानी नहीं करता, हीरो जो बात बोलता है उस पर खरा उतरता है। पूरी मूवी तक आप देखेंगे तो हीरो जो बात बोलता है उसी पर खरा उतरता है। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान देनी होती है। तो नायिका नाटक मतलब नायक और नायिका होते हैं। रंगमंची विशेषताएं, जो एक रंगमंच की विशेषता होती है, उन विशेषताओं के बारे में हमको पढ़ना है कि रंगमंच या मंचन करते समय एक नायक या नायिका को या फिर किसी भी व्यक्ति को या एक अभिनयकर्ता को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्या क्या विशेषताएं होती हैं एक नाटक की, उनके बारे में आपको जानना है यहाँ पर। ये हो गया आपका चौथी इकाई। अब बात करते हैं पाँचवीं इकाई के अंतर्गत। पाँचवीं इकाई जो है आपकी वो है भाई, उसमें आपको पढ़ना है पाश्चात्य काव्यशास्त्र के बारे में। पाश्चात्य काव्यशास्त्र मतलब जो पश्चिमी विद्वान है, पश्चिमी विद्वान का मतलब जैसे यूरोप की कंट्रीज हैं, यूरोपीय कंट्रीज में जो सिद्धांत खास करके चल रहे थे काव्यशास्त्र को लेकर के, मतलब कि जैसे भारत में संस्कृत में काव्यशास्त्री हैं जैसे कि आचार्य कुंतक, छिमेंद्र, भामा, दंडी, ये सब जैसे हैं, वैसे एक प्रकार से पाश्चात्य विद्वान भी रहे हैं जैसे कि वर्ड्सवर्थ हो गए, टी.एस. एलियट हो गए, या एक प्रकार से अरिस्टोटल हो गए। इन सभी ने भी एक प्रकार से काव्य को रचने को लेकर के कुछ सिद्धांत दिए हैं, कुछ विचारधाराएं बताई हैं, और उन्हीं को आपको पढ़ना है। पाश्चात्य इसलिए कहते हैं क्योंकि पश्चिम में ये देश है जहाँ से ये लोग आते हैं, इसीलिए इसको पाश्चात्य कहते हैं। तो पाश्चात्य काव्यशास्त्र मतलब यूरोपीय काव्यशास्त्र की बात की जा रही है, या पश्चिम के जो देश है वहाँ से आए हुए विद्वानों ने जो काव्यशास्त्र को लेकर के सिद्धांत बताए हैं वो सारे। जैसे कि इसमें नाम आता है किसका,
नाम आता है इसमें अरिस्टोटल का यानी अरस्तु का। अरस्तु की अगर बात की जाए तो अरस्तु ये वही अरस्तु है जो कि अलेक्जेंडर सिकंदर का जो एक प्रकार से गुरु हुआ करता था, ठीक है। और अरस्तु महोदय की अगर बात की जाए तो ये इनका सिद्धांत है अनुकरण का सिद्धांत और विरेचन का सिद्धांत। ये दो सिद्धांत इनके हैं जो कि काव्यशास्त्र से रिलेशन रखते हैं, काव्यशास्त्र से संबंधित है। तो काव्यशास्त्र से संबंधित जो सिद्धांत है अरस्तु का उसके बारे में पढ़ना है, अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत के बारे में आपको जानना है और पढ़ना है। फिर उसके बाद में विरेचन सिद्धांत जो कि अरस्तु का ही है उसके बारे में जानना है। तो विरेचन और अनुकरण का सिद्धांत जो अरिस्टोटल का है, अरस्तु का है, उनके बारे में जानना है। दूसरे विद्वान है कॉलरिज भी बड़े फेमस विद्वान है, खास करके काव्यशास्त्र की दृष्टि से अगर देखें तो इनकी कल्पना एंड फैंटेसी जो फैंटेसी होती है, फैंटेसी मतलब एक स्वप्न टाइप का, कल्पना मतलब जो आप सोच रहे हैं किसी इमेजिनेशन जिसको कहते हैं, तो कॉलरिज महोदय इमेजिनेशन एंड फैंटेसी मतलब फैंटेसी को लेकर के बातें बताते हैं। और खास करके कॉलरिज महोदय का सिद्धांत आप देखते हैं आकर के, जैसे फैंटेसी मुक्तिबोध बोल रहा हूँ, अंधेरे में, हाँ मुक्तिबोध वगैरह जो है अंधेरे में कविता लिखते हैं। इसके अलावा और भी रचनाकार हैं जो कि एक प्रकार से, जैसे कि और भी विद्वान हैं जो कि एक प्रकार से फैंटेसी को लेकर के रचनाएं करते हैं। तो ये सब कॉलरिज महोदय का कल्पना और फैंटेसी का सिद्धांत पढ़ना है। इसके बाद में वर्ड्सवर्थ का काव्य भाषा का सिद्धांत हमको पढ़ना है, ठीक है। तो वर्ड्सवर्थ के बारे में जानेंगे और उनके काव्य भाषा सिद्धांत, जो काव्य भाषा को लेकर के उनकी जो थ्योरी है, जो सिद्धांत है जो उन्होंने बताया वर्ड्सवर्थ ने, उसके बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद में आपको पढ़ना है रिचर्ड्स का संप्रेषण सिद्धांत। रिचर्ड्स भी विद्वान है और इनका सिद्धांत है संप्रेषण का सिद्धांत, संप्रेषण, ठीक है, संप्रेषण का सिद्धांत जो इनका है इसके बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद में टी.एस. इलियट महोदय हैं, इनका है निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत। निर्वैयक्तिकता के सिद्धांत के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार से अरिस्टोटल, कॉलरिज, वर्ड्सवर्थ, टी.एस. इलियट और रिचर्ड्स के सिद्धांतों के बारे में और इनके चीज़ों के मतलब इनका समय काल कब से कब तक रहा, किस देश से बिलोंग करते हैं, इन चीज़ों को जानने का प्रयास हम लोग करेंगे, ठीक है। यहीं से प्रश्न आते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव परीक्षा होगी तो इस प्रकार से आएंगे, लिखित परीक्षा होगी तो उसके बारे में विस्तार से हम चर्चा करते ही रहते हैं। तो किसी प्रकार की परीक्षा आपकी हो, चाहे ऑब्जेक्टिव हो चाहे लिखित हो, आपको विस्तार से शुक्ला स्टडी पॉइंट में पढ़ाया जाता है। और आपको बता दूं कि शुक्ला स्टडी पॉइंट जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप का मॉडल पेपर भी आपको देता है, 2-3 मॉडल पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप के। और विश्वविद्यालय की जो परीक्षाएं होती हैं उसके पेपर को सॉल्व करवाया जाता है, जो ऑब्जेक्टिव परीक्षाएं होती हैं। लिखित परीक्षाओं के पेपर को भी आपको दिया जाता है, आपने 4th सेमेस्टर में देखा ही होगा। तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए अगली इकाई है आपकी छठी इकाई। छठी इकाई में आपको क्या पढ़ना है? छठी इकाई के अंतर्गत आपको पढ़ना है मेरे भैया हिंदी आलोचना का इतिहास और सैद्धांतिकी के बारे में। देखिए अभी तक आपको क्या पढ़ना था, देखिए साहित्य शास्त्र। अच्छा, साहित्य शास्त्र जो है आपको पढ़ना है। देखिए साहित्य शास्त्र में भारतीय काव्य शास्त्र, भारतीय काव्य सिद्धांत और साहित्य शास्त्रीय अवधारणाएं, नाट्य शास्त्र और पाश्चात्य काव्य शास्त्र, इतना तक आपने पढ़ लिया साहित्य शास्त्र के अंतर्गत। अब आपको पढ़ना है हिंदी आलोचना के बारे में। देखिए 2 पॉइंट है और दोनों पॉइंट में पूरा का पूरा सिलेबस आप समझ लीजिए। काव्य शास्त्र, साहित्य शास्त्र, साहित्य शास्त्र मतलब काव्य शास्त्र। साहित्य शास्त्र का सीधा सा मतलब होता है कि काव्य और गद्य से रिलेटेड जो भी सिद्धांत है दोनों समाहित होते हैं। काव्य शास्त्र का सीधा सा मतलब होता है चूंकि उस समय पहले काव्य का ही विकास हुआ, बाद में आकर के गद्य का विकास हुआ 18वीं शताब्दी में। हालांकि संस्कृत में गद्य का विकास पहले ही हो चुका है, तो वो चीज़ थोड़ा सा ठीक है। तो यहाँ पर आपको अगला जो आएगा वो आएगा हिंदी आलोचना से रिलेटेड। तो हिंदी आलोचना का इतिहास और सैद्धांतिकी। तो हिंदी आलोचना का सबसे पहले विकास कैसे कैसे हुआ, इसका इतिहास पूरा जानेंगे हिंदी आलोचना का। फिर उसके बाद में सैद्धांतिक चीज़ों के बारे में जानेंगे, मतलब सैद्धांतिक आलोचना क्या होती है, ठीक है, सैद्धांतिक आलोचना किसे कहते हैं। इसके बाद में स्वच्छंदतावादी आलोचना भी एक होती है। स्वच्छंदतावादी आलोचना में किस किस विद्वान का नाम आता है, उन विद्वानों के बारे में जानेंगे, ठीक है। इसके बाद में आता है मार्क्सवादी आलोचना। मार्क्सवादी आलोचना में आप देखते हैं मार्क्सवाद का इतना प्रभाव पड़ा आकर के, जैसे कि आप देखेंगे मार्क्सवाद का एक गहरा प्रभाव है हिंदी साहित्य पर, और उसी मार्क्सवादी आलोचना का भी प्रभाव है, तो उसके बारे में जानेंगे। फिर मनोविश्लेषणवादी आलोचना। मनोविश्लेषणवादी आलोचना आप देखते हैं जैसे कि मनोविश्लेषणवाद का प्रभुत्व रहा है प्रयोगवाद के बाद में। प्रगतिवाद विचारधारा में आप देखते हैं जैसे प्रयोगवाद में अज्ञे वगैरह का नाम आता है, मुक्तिबोध का नाम आता है और अन्य विद्वानों का नाम आता है जो उनके समकालीन थे, ठीक है।
और मार्क्सवादी विचारधाराओं में से प्रेमचंद हो गए या अन्य लोग हो गए, ठीक है। मार्क्सवादी विचारधारा जो प्रगतिवादी विचारधारा है, रामधारी सिंह दिनकर से लेकर के और भी लोग हो गए उस समय के। फिर स्वतंत्रतावाद में आप आ जाते हैं, छायावाद, विकास सिद्धांत की मतलब सैद्धांतिक में आ जाते हैं, जैसे कि उससे पहले यानी प्रेमचंद और मतलब प्रेमचंद बोल रहा हूँ, जैसे कि महावीर प्रसाद द्विवेदी और जो द्विवेदी युग रहा है खास करके काव्य शास्त्र मतलब कि काव्य में हिंदी में, उसमें खास करके इस प्रकार की आलोचनाएं लिखी जा रही थी। आचार्य शुक्ल वगैरह जो है वो सब आते हैं। तो आचार्य शुक्ल के सिद्धांत के बारे में जानने का प्रयास भी करेंगे। तो इस प्रकार से आपको हिंदी आलोचना का इतिहास और उसमें जो सिद्धांत है हिंदी आलोचना के, सैद्धांतिक आलोचना, स्वच्छंदतावादी आलोचना, मार्क्सवादी आलोचना और मनोविश्लेषणवादी आलोचना, ये 4 प्रकार की आलोचनाओं के बारे में जानेंगे और किन किन विद्वानों ने किस प्रकार की आलोचनाएं करी हैं और वो किस सिद्धांत से रिलेटेड है, इसको भी मैं बताने का प्रयास करूँगा, ठीक है। इसके बाद में आपको क्या पढ़ना है भाई, इसके बाद में हम लोगों को पढ़ना है इकाई 7 में क्या क्या संकलित है। तो इकाई 7 की अगर बात की जाए तो इसमें समीक्षा की विचारधाराएं। देखिए आलोचना और समीक्षा जैसे एक ही जैसे होते हैं लेकिन थोड़ा सा अलग होता है। आलोचना में क्या होता है, क्रिटिसिज्म होती है, एक प्रकार से थोड़ा वो कमियां जो होती हैं उनको दिखाया जाता है, हालांकि अच्छाइयों को भी बताया जाता है लेकिन कमियों को ज़्यादा उकेरा जाता है। समीक्षा में क्या होता है, उसको विधिवत तरीके से चीज़ों को जाना जाता है, पढ़ा जाता है, फिर उसके बाद में उसमें जो कमियां उसको भी और जो अच्छाइयां हैं उसको भी, दोनों को बराबर मात्रा में बताया जाता है। समीक्षा करना इसको कहते हैं। तो समीक्षा की विचारधाराओं में एक तो नई समीक्षा आई, ठीक है, एक नवशास्त्रवाद आया, एक यथार्थवाद आता है इसी में, एक अभिजात्यवाद और एक नव्य अभिजातवाद, मतलब कि अभिजातवाद का एक अपडेटेड वर्जन जो है वो नव्य अभिजातवाद है खास करके समीक्षा में, ठीक है। इसके अलावा कलावाद, बिंबवाद, फिर प्रतीकवाद, फिर उसके बाद में संरचनावाद और उत्तर यानी संरचनावाद के बाद की विचारधारा वो, और फिर विखंडनवाद। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि समीक्षा की विचारधाराएं, कई विचारधाराएं समीक्षा को लेकर के, जैसे नई समीक्षा, फिर उसके बाद नवशास्त्रवाद आता है, फिर यथार्थवाद आता है, फिर अभिजात्यवाद आता है, फिर नव्य अभिजातवाद आता है, फिर कलावाद आता है, फिर बिंबवाद आता है, फिर प्रतीकवाद आता है, फिर संरचनावाद आता है, फिर उत्तर संरचनावाद आता है, फिर आता है विखंडनवाद। तो इस प्रकार से आप देखते हैं संरचना को लेकर के कई सारी मतलब कि समीक्षा को लेकर के कई सारी विचारधाराएं हैं। उन सभी विचारधाराओं को आपको इकाई 7 के अंतर्गत पढ़ना है, यूनिट 7 के अंतर्गत आपको पढ़ना होता है। समझ में आ रही चीज़ें, एक बार फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। समझ में आ रहा है आप लोग ये बताने का जरूर प्रयास करें, कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपके अगर समझ में आ रहा है। तो इसी प्रकार से हर एक सब्जेक्ट की मैं आपको सिलेबस विस्तार से चर्चा कर दूंगा 5th सेमेस्टर का। अगर आप लोगों की रिक्वायरमेंट है तो आप फटाफट से लाइक करें और बताएं कि सर जी हमको सिलेबस चाहिए। तो ये पेपर 1 का सिलेबस है, इसके बाद में हिंदी का पेपर 2 का सिलेबस दूंगा, फिर अंग्रेजी का, संस्कृत का, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी सभी का सिलेबस आपको दूंगा, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन यानी शिक्षा शास्त्र, होम साइंस सभी का सिलेबस आपको मैं दे दूंगा और उसके अकॉर्डिंग क्लासेस भी आपकी मैं प्रारंभ करवा दूंगा। अगर आप लोगों की रिक्वायरमेंट हो, हमारे छात्र छात्राएं जिनकी परीक्षाएं 4th सेमेस्टर की हो चुकी हैं वो लोग अब 5th सेमेस्टर की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका इकाई 7 और लास्ट इकाई जो है इकाई 8, अगर इसकी बात की जाए, इकाई 8 की अगर हम बात करें तो इकाई 8 आप देख ही रहे होंगे, जैसे कि आप यहाँ पर अगर देख रहे होंगे इकाई 8 की, तो आलोचक और आलोचना दृष्टि, कुछ आलोचक है हिंदी में और उनकी आलोचना दृष्टि के बारे में जानने का प्रयास, मतलब कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या रहा है क्रिटिसिज्म को लेकर के। तो सबसे पहले आलोचना की अगर बात करें तो आचार्य शुक्ल का नाम जो है सबसे पहले आता है। आचार्य शुक्ल मतलब आचार्य रामचंद्र शुक्ल की मैं बात कर रहा हूँ। हिंदी आलोचना के एक प्रकार से प्रणेता आचार्य आप मान सकते हो। इस प्रकार की आलोचना मेरे हिसाब से तो कोई नहीं दे पा रहा है जैसा आचार्य शुक्ल की आलोचना है। और आचार्य शुक्ल हिंदी साहित्य के एक ऐसे निधि हैं, अगर उनको उठा करके हिंदी साहित्य से अलग कर दिया जाए तो मानो हिंदी साहित्य एक प्रकार से एक थोड़ा खोखला टाइप का दिखेगा। तो हिंदी साहित्य में आचार्य शुक्ल का बड़ा अच्छा योगदान है और आलोचक एवं आलोचना दृष्टि में सबसे पहला नाम भी आचार्य शुक्ल का ही आता है। आचार्य शुक्ल की अगर बात की जाए तो आचार्य शुक्ल का है काव्य में लोक मंगल की कामना। काव्य में लोक मंगल की बात करते हैं आचार्य शुक्ल और काव्य में लोक मंगल की दृष्टि अपनाते हैं। आलोचना दृष्टि में आलोचक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो रामचंद्र शुक्ल की जो काव्य में लोक मंगल की दृष्टि है, इस पर हम एक लेक्चर विस्तार से लेने का प्रयास करेंगे, लगभग 1-2 घंटे का लेक्चर होगा, बहुत ही विधिवत तरीके से जानेंगे। फिर इसके बाद में दूसरे विद्वान हैं मुंशी प्रेमचंद।
मुंशी प्रेमचंद की अगर बात की जाए तो मुंशी प्रेमचंद जी जो हैं इनका है साहित्य का उद्देश्य। ये साहित्य के उद्देश्य को लेकर के ये एक प्रकार से आलोचना करते हैं और साहित्य का क्या उद्देश्य होना चाहिए इस बात को लेकर के इन्होंने एक प्रकार से आलोचना करी है। तो आलोचना में इनकी जो रचना है साहित्य का उद्देश्य बड़ी फेमस है। प्रेमचंद की जो दृष्टि रही आलोचना की वो प्रेमचंद की दृष्टि है साहित्य के उद्देश्य को लेकर के। इसके बाद में प्रेमचंद के बाद में आते हैं जयशंकर प्रसाद, छायावाद के प्रतिनिधि और प्रणेता कवि माने जाते हैं, छायावाद के प्रवर्तक भी इनको स्वीकार करते बहुत सारे विद्वान। ठीक है, हालांकि मुकुटधर पांडे ने छायावाद शब्द को पहली बार प्रयोग किया, लेकिन प्रसाद जी जो हैं जयशंकर प्रसाद अगर इनको छायावाद से हटा दें तो छायावाद एकदम से खोखला लगेगा। ठीक है, प्रसाद जी की बात की है तो छायावाद के 4 स्तंभों में से एक है प्रसाद, पंत, निराला और महादेव वर्मा, ये 4 स्तंभ छायावाद के। महादेव वर्मा को छायावाद की दुर्गा, विष्णु कहा जाता है, ब्रह्मा कहा जाता है छायावाद का प्रसाद को, पंत को विष्णु कहा जाता है और एक प्रकार से जो निराला जी हैं उनको छायावाद का महेश यानी कि शंकर कहा जाता है। तो प्रसाद की जो आलोचना दृष्टि रही है वो छायावाद और यथार्थवाद को लेकर के उनकी दृष्टि रही। छायावाद पर उन्होंने एक प्रकार से बताया, छायावाद की आलोचना के मतलब छायावाद और यथार्थवाद एक प्रकार से 2 विचारधाराओं पर दृष्टि दी आलोचक है जयशंकर प्रसाद। इसके बाद में नाम आता है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, अच्छा हिंदी साहित्य में अगर आचार्य रामचंद्र शुक्ला की बातों का कोई व्यक्ति खंडन कर पाता है तो वो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। वो भी 1-2 बातों का ही खंडन कर पाते हैं, संपूर्ण बातों का खंडन वो भी नहीं कर पाते हैं, लेकिन कुछ बातों का खंडन करते हैं तर्क के साथ। लेकिन कुछ चीज़ें सही होती हैं, कुछ चीज़ें थोड़ी सी उसमें भी इनकी विचारधारा और उनकी विचारधारा जमीन आसमान का अंतर होता है। तो इस कारण से क्या होता है इनकी थोड़ा मतभेद आप थोड़ा सा देखेंगे, लेकिन फिर भी एक ही जैसे आपको प्रतीत होंगे। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आधुनिक साहित्य नई मान्यताएं, आधुनिक साहित्य नई मान्यताएं, आलोचना दृष्टि इनकी ऐसी रही है। आधुनिक साहित्य नई मान्यताएं, ये आचार्य हजारी प्रसाद की एक प्रकार से रचना भी आप देख सकते हैं, आलोचना दृष्टि की है। तो आलोचक है ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसके बाद में आपको पढ़ना है आलोचना दृष्टि डॉक्टर नगेंद्र की। डॉक्टर नगेंद्र की आलोचना दृष्टि की अगर बात करें तो मेरी साहित्यिक मान्यताएं, वो अपनी आलोचना दृष्टि को मेरी साहित्यिक मान्यताएं नाम से प्रकाशित करवाते हैं डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र भी अच्छे खासे विद्वान हैं और उनकी भी आलोचना में एक पकड़ है, अच्छी पकड़ है साहित्य में और आलोचना में भी। इसके बाद में नाम आता है रामविलास शर्मा का। रामविलास शर्मा बड़े ज़बरदस्त आलोचक माने जाते हैं हिंदी साहित्य के। और तुलसी साहित्य में सामंत विरोधी मूल्य, तुलसी साहित्य में सामंत विरोधी मूल्य पर इन्होंने आलोचना करी और ये एक प्रकार से रामविलास शर्मा की आलोचना दृष्टि है तुलसी साहित्य में सामंत विरोधी मूल्य। इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है, विस्तार से हम जानने का प्रयास करेंगे। अच्छा, हर एक विद्वान की जो आलोचना दृष्टि है और विद्वानों के बारे में हम एक लेक्चर लेने का प्रयास करेंगे, मैं पूर्ण प्रयास करूंगा। इसके बाद में नाम आता है नामवर सिंह का। नामवर सिंह भी बड़े अच्छे खासे आलोचक है और नामवर सिंह की बात की जाए तो कहानी पर इनकी आलोचना आई। कहानी और नई और पुरानी कहानी को लेकर के ये एक प्रकार से विधिवत तरीके से आलोचना करते हैं और इनकी आलोचना दृष्टि रही है नई और पुरानी कहानी को लेकर के रही है। इसके बाद में आते हैं मुक्तिबोध। मुक्तिबोध की अगर बात की जाए, गजानन माधव मुक्तिबोध इनका पूरा नाम है, आप सभी को पता होगा। और मुक्तिबोध नई कविता का आत्मसंघर्ष, नई कविता जिस प्रकार से आत्मसंघर्ष करती है वो एक प्रकार से इनकी आलोचना दृष्टि मतलब आलोचना में आपको दिखेगा। तो नई कविता का आत्मसंघर्ष आपको मुक्तिबोध के आलोचना में आपको दिखेगा, रचना में भी आपको दिखेगा। तो इस प्रकार से इतना आपको पढ़ना होता है बीए तृतीय वर्ष के 5वें सेमेस्टर के पेपर 1 के अंतर्गत साहित्य शास्त्र और हिंदी आलोचना में। इसके बाद में जो पेपर 2 आएगा आपका, उसमें हम हिंदी का राष्ट्रीय काव्य जो होगा उसका सिलेबस पेपर 2 के अंतर्गत डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो पेपर 1 का जो ये सिलेबस है ये आप लोगों ने देखा, जाना, समझा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फटाफट से, सभी लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा। मैं हट गया हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं और विधिवत तरीके से लीजिएगा ताकि आप आसानी से इसको नोट डाउन कर सके और बहुत अच्छे तरीके से आप इसको समझ सके। ठीक है, तो ये हिंदी आलोचना और साहित्य शास्त्र के सिलेबस में जो चीज़ें संकलित थी वो मैंने आपको बता दी और यही सारे टॉपिक्स आपको पढ़ना है। आप किसी भी विश्वविद्यालय से हैं, आपको 5th सेमेस्टर के पेपर 1 में यही पढ़ना है। 5th सेमेस्टर में जब आप जाते हैं तो आपको एक सब्जेक्ट के 2 पेपर पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो वही एक पेपर ये हो गया और दूसरा पेपर मैं जल्दी दे दूंगा। इसी प्रकार से हर एक सब्जेक्ट की वीडियो आने वाली है सिलेबस की, तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब और शेयर बस करें। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। हालांकि आपको यहाँ पर मैं एक चीज़ और बता दूँ कि
एक एक इकाई जो होगी उसके बारे में तो चर्चा करने का प्रयास मेरा रहेगा, लेकिन जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे, एक वीडियो और मैं दूंगा इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स 14 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बताता हूँ। इसे फोर्थ सेमेस्टर में मैंने आपको बताया था, थर्ड सेमेस्टर में, सेकंड में, फर्स्ट में, इसी प्रकार से इसमें बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिनसे परीक्षा में प्रश्न पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है, तो उसके बारे में भी हम जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अच्छा, ये 2023-24 के लिए तो सिलेबस है ही, इसके बाद में भी यही सिलेबस काम करेगा, ये बात भी ध्यान रखिएगा। आप किसी भी विश्वविद्यालय से हैं, सभी के लिए यही सिलेबस है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। तो जिनकी परीक्षाएं हो चुकी है, जैसे दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की परीक्षा हो चुकी है, और भी विश्वविद्यालय की परीक्षाएं हो चुकी हैं, जैसे कि राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय की परीक्षा हो चुकी है, और भी विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं हो चुकी है। तो जिनकी परीक्षाएं हो चुकी हैं वो लोग एक प्रकार से आप आसानी से इसको नोट डाउन करके पढ़ सकते हैं और अपनी तैयारी विधिवत कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों ने भारतीय काव्य शास्त्र, भारतीय काव्य सिद्धांत, साहित्य शास्त्रीय अवधारणाओं को, नाट्य शास्त्र को और पाश्चात्य काव्य शास्त्र को, हिंदी आलोचना का इतिहास और सैद्धांतिकी के बारे में, समीक्षा की विचारधाराओं के बारे में और आलोचक एवं आलोचना दृष्टि, ये 8 इकाइयों में आपका सिलेबस बटा हुआ है। और इन 8 इकाइयों के सिलेबस को आज हमने आपको थोड़ा बहुत बताने का प्रयास किया कि क्या क्या पढ़ना है और कैसे कैसे जानना है। ये पहली क्लास थी आपकी, तो इस क्लास को जितना ज़्यादा शेयर करेंगे, इसी के द्वारा हमको मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपको और भी 2 तरीके से जानकारी देने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो आप सभी लोग इसको शेयर अवश्य करेंगे और लाइक जरूर कर दीजिएगा। ओके, चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, आई लव यू।